हाँ सर, अभी स्टार्ट होगा तभी। कर दे स्टार्ट। 58 हुआ अभी। 1-2 मिनट ऊपर चलेगा, लोग वेट करें, अपन वेट करें तो क्या करें। यस सर। So you can check comments here also. लेकिन ये तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा वो जब प्रेजेंटेशन का दिखते नहीं है। हाँ सर, प्रेजेंटेशन के टाइम पे नहीं दिखता। इसमें क्यों नहीं आ स्टार्ट। रहा? आई एम नॉट सीइंग। यस सर। इसमें दिख नहीं आता है। अच्छा, सॉरी। I'm not seeing. Good evening, parents. And the audience. नमस्कार। आप सबका आज फिर से एक बार फिर स्कूल के द्वारा पेरेंटिंग सेशन में आपका स्वागत है। और उम्मीद है कि आज की ये डिस्कशन पिछली डिस्कशन के साथ में जो हम लोगों के रहे थे उसको आगे बढ़ाने वाली होगी। इन छोटी छोटी चर्चाओं का उद्देश्य, कम्युनिकेशन का उद्देश्य आप सभी लोगों से जीवित संपर्क बनाए रखना है। अवनी राठौर, गुड इवनिंग। एक ही अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा आप घर पर रह कर के हम लोगों से बात कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले जो बातचीत की थी एक पेरेंटिंग सेशन के लिए, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके स्कूल का इम्पोर्टेंस बच्चे के जीवन में क्या है, उसको किन किन प्रकार की स्किल्स की जानकारी होना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की केयर करें, इसके बारे में हम लोगों ने आपसे चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि स्कूल एक बच्चों के जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ होता है जब आप एक विद्यालय का चयन करते हैं। और जब आप उस बच्चे को आने वाले 15 वर्ष के लिए विद्यालय में भेजते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सपने साकार होने का एक बड़ा जो लेकर आप चलते हैं उसकी ओर एक अच्छा कदम होता है। ये बच्चे के जीवन को बनाने वाला एक निर्णय होता है। कई सारे निर्णय ऐसे होते हैं जहां हमें समझ में नहीं आता है किस ओर जाना है, दिस वे जाना है, दैट वे जाना है या अदर वे। और फाइनली हमने बात की थी हाउ टू बी ए गुड पेरेंट्स, हम एक अच्छे पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए थे। रीना कौशल मैम, गुड इवनिंग। हमने हेल्थ और वेलनेस, कल्चरल डेवलपमेंट, वैल्यू इनकलकेशन, कीप द चाइल्ड मोटिवेटेड, और बच्चे को कुछ ऐसे नियम
बना करके हम दें और उनका अनुसरण वो नियमित रूप से करें। हमने ये भी उस दिन बात की थी कि हमें इसकी मॉनिटरिंग भी करना है, बना करके छोड़ नहीं देना है। हमने अंतिम सोपान पे जो डिस्कस किया था कि बच्चों के अंदर वो कौन सी आदतों का विकास करें जिनके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जीवन में सक्सेसफुल बने। ये वे आदतें हैं जिन आदतों को अगर हमने बच्चों में अगर डाल दी तो निश्चित तौर पर ये जीवन में एक सफल किशोर वयस्क के रूप में प्रस्तुत होंगे, जिनमें हमने पहले बताया था कि बच्चा अपने लर्निंग को लेकर के प्रोएक्टिव हो, अकाउंटेबल हो और जिम्मेदार हो। और जैसे वो उसकी जब अपने सीखने की जिम्मेदारी बढ़ेगी, उसे अपने आप में ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, क्योंकि सीखना एक व्यक्तिगत अनुभव है। ये किसी को सामूहिक रूप से सीखा हुआ ज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लर्निंग स्टाइल से सीखता है और फिर वो उसे ऑर्गेनाइज करता है। आपका जो बच्चा है उस बच्चों को प्रोडक्टिव होना चाहिए, उसके समय किस प्रकार से बीत रहे हैं, कितना प्रोडक्टिव वर्क अपना कर रहा है, कितने समय में वो फालतू टाइम अपना वेस्ट कर रहा है, कहाँ उसकी लर्निंग हो रही है जो पॉजिटिव है, कहाँ लर्निंग नहीं हो रही है या नेगेटिव लर्निंग हो रही है जिसे हम उसे दूर करें। बच्चे के अंदर एक आदत होना चाहिए, अपनी प्रायोरिटी सेट करें। यदि उसे लगता है कि मुझे जीवन में एक किसी लक्ष्य को पाना है तो हमें नियमित रूप से अपने दिन को इस प्रकार से बनाना होगा जिसमें हमारी प्रायोरिटी डिसाइड होगी। अगर हमें एकेडमिकली आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर हमें अपने स्टडीज को सबसे आगे रखना होगा और वो कभी भी उसको छोड़ना नहीं है। जिसे हम आमतौर पर देखते हैं कि बच्चे स्टडी करते करते ये सोचने लगते हैं कि ठीक है ना, आज ये कर लेते हैं, कल स्टडी कर लेंगे, फिर कल आया तो ये कर लेते हैं, फिर स्टडी कर लेंगे, जिसे बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। किसी भी काम को आगे टाले जाना और फाइनली उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। हमने देखा है कि जब बच्चे आखिरी में परीक्षा का समय जाता है, एग्जाम का टाइम हो जाता है, ये सब एकदम घबरा जाते हैं और घबरा करके फिर बहुत सारा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती, वो लर्निंग नहीं हो पाती और फिर रिजल्ट्स उस आधार पर नहीं मिलते। एक ये भी अब मान लें कि अगर उसे एक स्टूडेंट को स्टडी के अलावा और क्या करना चाहिए, निश्चित तौर पर स्टडी की बात करें या लर्निंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो वो तीन डोमेन्स की हम बात करते हैं, हार्मोनियस डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें बॉडी, माइंड और सोल तीनों के विकास की बात करते हैं। क्लासरूम के अंदर वो अपने माइंड को शार्प करता रहता है, ग्राउंड के ऊपर वो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ बनाता है और वेरियस एक्टिविटीज के माध्यम से वो अपने सोल को प्यूरिफाई करता है और एनहांस करता है। और ये तीनों चीजें स्कूल में तो मिलती है, बाहर भी जब वो अपने घर पर होता है, घर पर भी ये सारी चीजें सीखने को मिलती है, कुछ सेल्फ स्टडी के माध्यम से और कुछ आसपास के एनवायरनमेंट से। आसपास के एनवायरनमेंट जैसा होगा बच्चा वैसे ही सीखेगा। अब ये उसकी प्रायोरिटी होगी कि वो किस समय क्या करे, जो उसे सीखना होगा कि अपनी प्रायोरिटी खुद डिसाइड करे। उसे ये भी सोच सीखना है कि कैसे वो विन विन सिचुएशन क्रिएट करे। हाँ, विन विन सिचुएशन का तात्पर्य है, दीपक पाटीदार सर गुड इवनिंग, लाभांश सोनी सर गुड इवनिंग, कोमल हिरवे मैम, रौनक पाटीदार सर और पार्थ कौशल जी, सभी को गुड इवनिंग। ये जो मैं यहाँ बात कर रहा था, विन विन कैसे मतलब है कि हम अपना भी नुकसान न करें, सामने वाले का भी नुकसान हो, हम भी जीते और सामने वाला भी जीते। ये कंडीशन वैसी होगी कि जब हम अपना अध्ययन कर रहे हैं साथ में और लोगों को भी अच्छा घर में जैसे बात करें, बच्चा घर में आया, पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ने पढ़ना चाहिए। अब अगर वो वैसा जैसा पेरेंट्स ने चाहा वैसी स्टडी करना शुरू कर दी, अब इससे विन विन सिचुएशन कैसे बनी? पेरेंट्स इसलिए हैप्पी है कि बच्चे ने स्टडी करना शुरू कर दी,
स्टूडेंट इसलिए हैप्पी है कि उसने जो टास्क मिला था वो कंप्लीट कर लिया। टीचर्स इसलिए हैप्पी है क्योंकि बच्चा अपना काम करके आया है। तो एवरीवेयर यू कैन फाइंड विन विन सिचुएशन। और फाइनली एट द एंड ऑफ द सेशन द चाइल्ड स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे मार्क्स भी पा लिए हैं। तो इस प्रकार से जब बच्चा विन विन सोचने लगेगा कि मुझे कहाँ पर मैं सब जगह जैसा लगे कि मैं भी जीतूं और सामने वाले भी जीते, मेरा मतलब यहाँ पर किसी कंपटीशन से नहीं है, मेरा मतलब यहाँ पर उस परिस्थिति से है जिस परिस्थिति में बच्चे को हर एक पॉइंट को अगर विन विन पर जाना है, जिसका पूरा पूरा विक्टोरियस पॉइंट चाइल्ड ही होगा, बच्चा ही होगा। इस बारे में हमने पिछली बार कुछ बात की थी। हमने ये भी कहा था कि बच्चों को पहले सुनना सिखाएं। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो सीखने के बजाय सुनने के बजाय बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चे भी बहुत इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं पेरेंट्स को, कई बार वो बड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, पेरेंट्स हर्ट भी होते हैं। तो इसलिए उन्हें पहले लिसनिंग हैबिट डेवलप करनी कि वो पूरा ध्यान से सुने, फिर अपनी बात को कहना शुरू करें। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर धैर्य का विकास होगा, पेशेंस डेवलप होगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो हमेशा ये तत्पर रहेगा कि ये इनकी बात खत्म हो ना हो, बीच में मैं बोल दूं। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि जब दो घर में बात करते हैं, पापा या मम्मी या पापा और दादाजी, या ये ऐसी जो फादर और ग्रैंडफादर बात कर रहे हैं, फादर और अंकल बात कर रहे हैं और बच्चा बीच में बोल दिया, मतलब उसको पेशेंस नहीं बचा कि वो पहले उनको सुन ले, उनको समझ ले कि अब ये फ्री हो गए तब मैं अपनी बात कहूँ। और ये हमें बुरा लगता है कि यार बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। वो इसलिए बोला गया क्योंकि वो दोनों आपस में जब बात कर रहे हैं वो उस ओर बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं रहे। अब वो उस ध्यान नहीं दे रहे और वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, उनके डिस्कशन कुछ और चल रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चा तभी सीखेगा ये सब चीजें जब उसको ये हैबिट होगी कि पहले वो सुने और फिर वो अपनी बात को रखे। अगर कोई सामने बता रहा है, जैसे मदर बता रही है, ग्रैंड मदर बता रही है, ग्रैंड फादर बता रहे हैं, टीचर बता रहे हैं, या आसपास सभी लोग बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह आवश्यक हो जाता है, निश्चित तौर पर यह आवश्यक हो जाता है कि हम बच्चे के अंदर वो डाल दें कि पहले वो सुने, टीचर क्या बोल रहे हैं सुने, फिर उनको बताएं, मदर क्या बोल रहे हैं सुने, फिर उनको अपनी बात रखें, फादर क्या बोल रहे हैं या आसपास एल्डर्स क्या बोल रहे हैं, पीयर ग्रुप में कोई क्या बोल रहे हैं। आप देखेंगे एक बच्चे की शानदार पर्सनालिटी का विकास होगा क्योंकि लिसनिंग उसकी डेवलप हो गई है। अब वो अच्छे से जवाब देना भी सीख जाएगा। ओपन माइंडेडनेस, बच्चों को नैरोनेस में नहीं डालें, वो ओपन माइंडेड हो क्योंकि इन सब चीजों से बच्चा, जैसे नैरो माइंडेडनेस से मेरा तात्पर्य यह है कि जब बच्चा किसी चीज को देखता है और उसके पास उसको समझने के लिए ओपन माइंडेडनेस होना जरूरी है। जैसे एक कोई पॉइंट उसको दिया गया है, उस पर सोचने के लिए कहा गया है, तो उसकी सोचने की रेंज बड़ी होनी चाहिए, उसका वाइड रेंज ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। दूसरा, जैसी बहुत सारी नैरो माइंडेडनेस या नैरोनेस हमारे बिहेवियर में भी होती है, इससे बात नहीं करना, यस नहीं सुनना, मतलब लोगों को समझने में भी हम लोग कई बार गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि हमारा उतना समझ विकसित नहीं होता है। तो हमें अपना मानसिक विकास ऐसा करना है जिससे हर चीज को, जैसे मैं आज के 21st सेंचुरी में जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स आ रही हैं वो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। अगर बच्चा ओपन माइंड नहीं होगा, यदि वो बाहर से फ्रेश एयर दिमाग में आना चाहिए, जो नई नई चीजें चल रही है उसे आना चाहिए, तब तक वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे ओपन माइंडेड होना चाहिए। दूसरा, क्रिएटिव, जितना वो क्रिएटिव होगा सॉल्यूशन उतने ही रचनात्मक आएंगे। जितने रचनात्मक सॉल्यूशंस आएंगे आप अपने बच्चे को उतना आगे बढ़ते हुए देखेंगे। क्योंकि क्रिएटिविटी, आज हम देखें डिजाइन थिंकिंग, हम जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो अगली स्टेप आती है डिजाइन थिंकिंग, और डिजाइन थिंकिंग आती है जब आप उसकी क्रिएटिव सोच रखेंगे। मैंने शायद पिछली बार भी शेयर किया था कि हम कई सारे सेलिब्रिटीज को देखते हैं, जब वो अपने करियर की सक्सेस के बारे में बात करते हैं तो साथ में ये बोलते हैं कि मैं एक बच्चे की तरह सोचता था, इसलिए मेरी इमेजिनेशन बड़ी हायर होती थी और मैं उस इमेजिनेशन को
अपने व्यवहार में परिणित करता था, अपने कार्य में परिणित करता था, तो वो सृजनशील सफलता, क्रिएटिव सक्सेस मुझे मिली है। अगर ये सारी चीजें उसके अंदर होगी तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होगा। वो जो भी निर्णय लेगा वो निर्णय सही होंगे और वो उन सबको आगे लेकर चलेगा। जीवन में उसे असफलता कभी देखने को नहीं मिलेगी। ये बात हमने पिछली बार की थी। मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ कि आप अपने बच्चों का शेड्यूल डिसाइड करें। ठंड आ गई है, निश्चित तौर पर आप ये समझेंगे कि बच्चों को सुबह उठाकर जल्दी से बिठा देंगे तो क्या होगा। एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, सीजन्स का काम है, वो आएंगे। ठंड के समय में ठंड आएगी, गर्मी के समय में गर्मी लगेगी, बारिश के समय में बारिश होगी, लेकिन हमारी आदतों का में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। हमें तो वो सब कुछ करना है जो हमें अपने जीवन के डिसिप्लिन को बनाने के लिए आवश्यक है। आपके पास जीवन में 24 घंटे का समय है प्रतिदिन। अगर इन 24 घंटों में हम इन सबका व्यवस्थित तरीके से अगर जमावट कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, तो उस बच्चे के जीवन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। जैसे उसके सुबह उठने के समय को निर्धारित करें। जैसे बच्चे के समय 8:20 पर स्कूल पहुंचने का है या 9:50 पर स्कूल पहुंचने का है, उसकी स्कूल बस लगभग 1 घंटे पहले स्कूल के अपने घर पर आ रही है, उसके पहले से तैयार होना है। लेकिन मॉर्निंग में उठकर के स्टडी भी करना चाहिए। जैसा कि हमारे शास्त्र बोलते हैं कि सुबह सुबह फ्रेश माइंड, और साइकोलॉजी बोलती है उस समय का जो कुछ भी स्टडी की जाती है वो दिमाग में फ्रेश लग जाती है। तो बच्चा जैसे उठे, सुबह फ्रेश हो, तो उसका टाइम निर्धारित करें 5 या 5:30, और उठ करके फ्रेश हो। फ्रेश होने के बाद उसे कम से कम 15 से 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बिल्कुल कहें, और पूरा स्कूल रेडी होकर के वो तैयार बैठा हो। ये भी याद रखें, उसे सुबह के समय में प्रेयर करने के लिए मोटिवेट करें। भगवान के सामने खड़ा हो, जिसको भी देवताओं को आप मानते हैं उनके सामने खड़े होकर वो एक प्रेयर करें। एक और इस बात को इसमें समावेश करना है, जो फैमिली वैल्यूज की हम बात करते हैं, बच्चे को प्रेरित करें कि वो अपने पेरेंट्स के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, अंकल आंट जो भी उसमें जाग गए हैं सभी के चरण छुए, या जो भी आपका सेलिब्रेशन का तरीका है उसे आपको अपनाना है। आप गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, आप जो भी अपने संबोधन देते हैं सम्मान के स्वरूप, सेलिब्रेशन के स्वरूप, वो दें। जनरली लोग पैर छूते हैं, कुछ लोग हाथ छूते हैं, उनका अपना अपना तरीका है, लेकिन वो रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। मैं आगे बात करूंगा क्योंकि ये सब हम आने वाले समय में विद्यालय के अभिन्न अंग के रूप में बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपका जो है महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। एक जो सबसे बड़ी आदत आप लोगों को बच्चे में विकसित करनी है और ऑर्गेनाइज करनी है कि उसे क्विक रीडिंग हैबिट, मतलब उसे अपने हैबिट की रीडिंग हैबिट होना चाहिए, क्विक, जल्दी से पढ़े, उसका जो क्वेश्चंस दिए हुए उसके आंसर लिखना शुरू करें। ये चीजें ऐसी है कि उसकी समझ डेवलप हो, रीडिंग की हैबिट डेवलप हो, जल्दी से पढ़ेगा। स्कूल में भी पहुंचने के बाद या बस में भी बैठा है, अगर बस किसी स्टॉप पर 2 मिनट रुकी हुई है, उस 2 मिनट के अंदर कम से कम 1 पेज उसे पढ़ लेना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। एक तो उसका वो जो गैप्स हैं, इंटरवल्स हैं, जहां पर उसे लग रहा है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां पर उसका फोकल पॉइंट बन रहा है रीडिंग हैबिट के रूप में। अब वो रीडिंग हैबिट जो डेवलप हो रही है, उससे फायदा ये हो रहा है कि उसके दिमाग में वो शब्द आ रहे हैं, उसकी वोकैबुलरी एनहांस होगी। तीसरा फायदा ये हो रहा है कि उसके प्रोनाउंसिएशन, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, उसमें बेहतर होंगे। चौथा जो बेनिफिट है वो अननेसेसरी किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी न घर पर न बस में करेगा, जिससे उसकी जर्नी स्कूल टू होम और होम टू स्कूल सेफ होगी। ये एक लगातार काउंसिल करने का विषय है। अगर यह डेवलप होती है तो द चाइल्ड विल बी ऑलवेज कंफर्टेबल when he is going to be provided any reading content to him. Check your child before he or she leaves for the school so that he should have the day more positive and fruitful. ये भी आप देखें कि आपके बच्चे स्कूल आने से पहले जो वो तैयार होकर खड़ा हुआ है, सर से पैर तक एक बार आपको उसे देखना है, और ये ध्यान रखें कि जो आप देख रहे हैं वो पॉजिटिवली देखें, फ्रूटफुल देखें।
आप क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं देखें, बच्चे के बाल सही तरीके से हैं कि नहीं, उसकी टाई प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, शर्ट उसने अच्छे से पहना है या नहीं, पैंट उसकी ठीक और आयरन है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको उसको अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। जब आप ये समझेंगे, सीमा मैम, किरण मैम और पंकज सर, आप सभी लोगों को एक बार फिर से गुड इवनिंग। अब ये जो आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि मेरा बच्चा प्रेजेंटेबल है कि नहीं, शूज उसके प्रॉपर है कि नहीं, सॉक्स उसके प्रॉपर है कि नहीं, स्कूल में जाने के बाद उसे कहीं किसी प्रकार का एक अलग प्रकार की भावना तो फील नहीं होगी, क्या वो इनडिसिप्लिन कंसीडर तो नहीं कर दिया जाएगा। एक्चुअली ये हमें एक बार देख लेना चाहिए। कई बार बच्चे कैजुअली होते हैं तो जल्दी जल्दी में तैयार होते हैं, प्रॉपर तरीके से कोई कपड़ा पहन के नहीं आते हैं और फिर वो स्कूल के अंदर परेशान होते हैं। तो यहाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप बच्चे के शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करें, जाने से पहले एक बार उसे चेक करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ही समझे कि स्टूडेंट्स या बच्चे, दे यूज टू हैव देयर मैक्सिमम टाइम इन द स्कूल। एक लंबा समय वो स्कूल एजुकेशन में गुजारता है जो फॉर्मली होता है, जहां पर वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाता है। यहाँ पर बहुत सारी परप्लेक्सिंग एक्टिविटीज उसके पास होती है। वो दिन भर एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट तीसरे सब्जेक्ट में, और ये गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। मेरा जो आप लोगों से निवेदन है, बच्चे परप्लेक्स कब होते हैं और स्टडी से बाहर कब हो जाते हैं, ये आपको समझना है। क्योंकि ना तो बच्चा पढ़ करके आया था, ना बच्चा बाद में पढ़ता है। ये दो जो पॉइंट आपको समझना है, जो मैं यहाँ पर विशेषकर आपको बता रहा हूँ। मैंने पिछली बार आपसे टाइम टेबल के बारे में बातचीत की थी कि बच्चे का टाइम टेबल बनाए, उसकी मॉनिटरिंग करें। स्कूल से टीचर्स लगातार फोन करके आपसे उस शेड्यूल के बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। माननीय पालकगण, हमें ये समझना है कि ये जो एक्टिविटी है, ये कोई पेरेंट्स को टीचर बनाने की नहीं है। ये वो एक्टिविटी है जिसमें पेरेंट्स सिर्फ एक मॉनिटर के रूप में काम कर रहा है, जो बच्चे को आगे जाकर के मदद करेगा। अगर वो पोस्ट स्टडी और प्री स्टडी, ये कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। प्री स्टडी क्या होती है? टीचर कल साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ्स का या इंग्लिश का कोई नया लेसन पढ़ाने वाला है। अब उस लेसन में मुश्किल से वो एक या दो टॉपिक ही पढ़ा पाएंगे। इसको मैं अगर नंबर में काउंट करूं तो एक या दो पेज ही पढ़ा पाएंगे। अब अगर स्टूडेंट पांचों सब्जेक्ट के एक या दो पेज पढ़ता है, उसे पढ़ने में मात्र एक पेज या दो पेज पढ़ने में 5 मिनट का समय लगता है। वो ऐसे कीवर्ड्स उसमें देख लेता है, ऐसी न्यू वोकैबुलरी देख लेता है और उसके मीनिंग वो निकाल के छांट लेता है। मतलब एक सब्जेक्ट की रीडिंग को कंप्लीट करने में बच्चे को लगभग 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लगते हैं। अगर उसने पांचों सब्जेक्ट की स्टडी की तो 50 मिनट उसे स्टडी करना है। 50 मिनट स्टडी उसकी प्री स्टडी हो गई, जिसमें उसने एक बहुत सारे कंफ्यूजन अपने दिमाग में डाल लिए हैं। इस कंफ्यूजन को लेकर के वो क्लासरूम में आ रहा है। अब चूंकि कंफ्यूजन है, बच्चे को पूछना भी है, लेकिन जाते ही तो क्वेश्चन करेगा नहीं। अब टीचर क्लास में अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करेंगे, वही जो उन्होंने टारगेट किया है पढ़ाना शुरू किया। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे के दिमाग में चल रहे थे, उनके आंसर्स एक के बाद एक मिलते गए। मतलब बच्चा अब कंफ्यूजन से बाहर आ रहा है। जो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी थी, वो क्यूरियोसिटी अब धीरे धीरे उसकी सेटिस्फाई हो रही है। अब जैसे ही बच्चे के पास पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद टीचर जाता है उसके असेसमेंट पार्ट के ऊपर, जो आखिरी के 5 मिनट में होता है। यहाँ पर अगर एक या दो ऐसे क्वेरी बची हुई है दिमाग में, द चाइल्ड विल आस्क द टीचर। मतलब ये होगा कि अब बच्चा जब क्लास से बाहर आ रहा है तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हैं, लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती, डाउट तो सारे क्लियर हो जाते हैं। अब तीसरी स्टेप जो मैंने बताई है ना, प्री स्टडी, क्लासरूम स्टडी, और तीसरी होती है पोस्ट स्टडी। और ये पोस्ट स्टडी उस सीखे हुए ज्ञान को, उस सीखे हुए कंसेप्ट को अपने आप से कंफर्म करना। कंफर्म कैसे करेंगे? अब वही चैप्टर जो पढ़ा था उसको फिर से पढ़ेंगे, लगभग उतना ही समय, 50 मिनट का समय फिर से लगेगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, अब आप उसे दोबारा पढ़ रहे हैं। 50 मिनट फिर लगेंगे। अब ये 50 मिनट में दोबारा स्टडी की, इसमें आपने जो चैप्टर पढ़ने के बाद इस बार आप कीवर्ड नहीं छाट रहे हैं, वोकैबुलरी नहीं छाट रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप उसके पीछे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं।
द चाइल्ड इज राइटिंग आंसर, बच्चा आंसर लिख रहा है, आंसर सही है तो उसका डाउट या कंफ्यूजन खत्म हो गया, अब वो अपनी लर्निंग कंफर्म कर चुका है। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी रिगोरस टास्क नहीं दिया गया है जो बच्चा नहीं कर सके। 50 मिनट की प्री स्टडी, 50 मिनट की पोस्ट स्टडी और लगभग आधे घंटे का होमवर्क जो टीचर ने दिया हुआ है। अगर हम 1 से लेके 8 तक की बात करें तो मैं देख पा रहा हूं कि मुश्किल से 150 मिनट्स की बच्चे की रेगुलर स्टडी हैबिट होना चाहिए। 150 मिनट की रेगुलर स्टडी हैबिट होगी, मतलब 2.5 घंटे की रेगुलर स्टडी हैबिट। अगर ये ऑर्गेनाइज वे में करेगा तो आप मुझे बताएं कि नर्सरी से लेकर के फिफ्थ तक के बच्चे 9:50 पर स्कूल पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर सबसे दूर से निकलने वाला बच्चा 8-10 पर निकलता होगा। लगभग 1.5 घंटे की डिस्टेंस मैक्सिमम है और कम से कम 30 से 40 मिनट की डिस्टेंस है। हम अगर सुबह 5:30 बजे उठा देते हैं तो क्या वो 1 घंटे पोस्ट स्टडी या प्री स्टडी नहीं कर सकता? इसी प्रकार से शाम को होमवर्क करने के बाद 1 घंटे वो ये प्री स्टडी या पोस्ट स्टडी में किसी पार्ट को नहीं ले सकता? अगर ये लेता है उसके पास काफी समय उसके बाद बचता है। अगर हम इस नाम से बच्चों को बिठाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे या स्टूडेंट्स दे विल लर्न थिंग्स वेरी क्विकली। अब इसमें कहीं भी पेरेंट्स को पढ़ाना नहीं है, जो मैं यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा, पढ़ाना नहीं है लेकिन उसको वो काम करते हुए देखना है। अब इसका दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि जब टीचर आपको फोन करता है, ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूं कि हर महीने में 2 बार टीचर आपसे बात कर रहा है बच्चों के संबंध में। आपको उनसे प्रश्न करना है कि मेरे बच्चे की प्री स्टडी पोस्ट स्टडी का रिफ्लेक्शन उसकी स्टडी पर, उसके लर्निंग आउटकम पर कम्स पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है उसका। देखिए, एक तो पहले है ना, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि मार्क्स और ग्रेड्स ही जिंदगी में सब कुछ है। मार्क्स और ग्रेड सब कुछ नहीं है। बच्चे की लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे के अंदर स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें सीखना होगा कि आखिर चीजें कैसे चले। कम से कम उसे अपनी स्टडी को और अपनी स्किल्स को सीखने के लिए उतना प्रैक्टिस टाइम तो देना ही होगा। अब मैं आगे जो बता रहा था कि बच्चों को कि जैसे द चाइल्ड मस्ट टेक ऑल मेजर्स टू कीप हिज और हर बिलोंगिंग सेफली। जैसे घर पर आए तो आप उन्हें इंस्ट्रक्ट करें कि बच्चा अपने सामान को सुरक्षित तरीके से, अपने यूनिफॉर्म, जूते साफ करके अगले दिन के लिए तैयार रखें। तो अगले दिन उसे इसका स्ट्रेस नहीं होगा और ये काम करने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा। ये छोटे छोटे डोज में जो, और फिर आज आपका बच्चा अगर 6-7 में है, आपका बच्चा 1-2 में है, आज से 10 साल के बाद जब वो बाहरी जिंदगी में जाएगा तो वो अपना सेल्फ मैनेजमेंट सीखेगा, अपने आप इन कामों को करना सीखेगा। नहीं तो जब भी आप उसे जब रूम पर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, जब भी आप जाके देखेंगे ऐसा लगेगा कि ये बच्चा कैसे रहता है इन सब चीजों में। वो आदत का विकास होगा, उन आदतों का विकास होगा। ये दिस should not be the end of the study as per the different level. Self study must be promoted. बच्चे की सेल्फ स्टडी को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पर पेरेंट्स आर एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स टाइम फॉर देम एंड हाफ एन आवर फॉर स्क्रीन टाइम। एक तो क्या हो रहा है कि एक सबसे बड़ी बात का ध्यान रखें कि बच्चों को हम उससे बाहर करना चाहते हैं जो उनको सबसे अधिक प्यारी है। जिसे उनको पसंद है कि मोबाइल, तो उसे दूर कर रहे हैं। उसे खेलना पसंद है, आप उससे दूर कर रहे हैं। तो ये आपकी हेल्थी हैबिट नहीं है। द चिल्ड्रन ऑफन गो विथ सम स्पाइसी या जंक फूड। मतलब ये आप देखेंगे कि आधे घंटे का समय तो बच्चे को वीडियो गेम खेलने के लिए या उसको चलाने के लिए दें। वीडियो गेम चलाने के लिए प्रीफरेबली, मैंने पिछली बार भी आपसे ये बात कही थी, वीडियो गेम चलाना क्यों अच्छा है बच्चों के लिए, लेकिन एक लिमिटेड आवर्स में। कि आधे घंटे अगर बच्चा वीडियो गेम चलाता है तो वो उसमें उस गेम को खेलते खेलते वो क्विक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। उसकी जो
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग भी वहां पर डेवलप हो रही है। इट्स नॉट सिंपल गेम, वो उसमें पूरा जुड़ा हुआ है और करने की कोशिश कर, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वही करता रहे, तो ये एडिक्शन हो जाएगा। हमें एडिक्शन नहीं, उसको एंटरटेनमेंट के लिए और सीखने के लिए हमें देना है। हमने देखा कि बच्चे जंक फूड और स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं, ये हेल्दी हैबिट नहीं है। बच्चों को भोजन में, चाहे वो स्कूल में भी जब अपना टिफिन लेकर के आए, तो पूरा एक हेल्दी फूड आप उसमें दे भेजें। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की हैबिट बच्चों में डालें, क्योंकि और इवन सुबह ब्रेकफास्ट में भी स्प्राउट्स उनको खाने की हैबिट डालें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करेंगे, और दूध उसको नियमित रूप से पिलाएं, क्योंकि बच्चों की हेल्थ और वेलनेस का जिम्मा आप और हमारा एक साथ है। हम स्कूल में देख रहे हैं कि बच्चा क्या खा रहा है, आप घर पर तैयार करके भेज रहे हैं। और अगर वो दूध नहीं पी रहा है, दूध के लिए आप चॉइसेस दे सकते हैं। आप दूध पीना चाहते हैं, बोर्नविटा पीना चाहते हैं, हॉर्लिक्स पीना चाहते हैं, लेकिन बच्चे को ये चीजें आना चाहिए। उसको जब शाम को 3 बजे या 3:30 बजे जब घर पहुंचता है, या शाम को 5, 5:30 बजे, जो भी टाइम आपका बच्चे का घर पहुंचने का है, उसे हेल्दी फ्रूट्स और डिशेस दे, बजाय इसके कि कोई ऐसी चीजें जो स्पाइसी और चाइनीज जैसी दिखाई दे रही है, उनको अपन इसमें नहीं डालें। जो एक मेरा महत्वपूर्ण आप लोगों से है, आप अपनी एक्सपेक्टेशन में बच्चों के प्रति रियलिस्टिक रहें। बच्चे की क्षमताओं का विकास करना जरूरी है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि बच्चे को उसकी क्षमता से थोड़ा सा ऊपर का टास्क देना है। ऐसा नहीं कि आप उसको उस लेवल का टास्क दे दें जो वो कर ही ना पाए। मेरा इसमें आप लोगों से निवेदन है कि बच्चे की क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी, एक साथ नहीं बढ़ेगी। तो टास्क और उसके जीवन का लक्ष्य वो निर्धारित करें जो क्षमता से थोड़ा सा ऊपर हो, जिसको पाने की वो कोशिश करेगा। पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि बच्चे के साथ, स्पेशली फादर, क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ बिताएं। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक पेरेंट्स मेरे पास आए थे यहीं महेश्वर नगर से, उन्होंने बताया कि मैं बच्चों के साथ कितना अच्छे से समय बिताता हूँ। देखिए, जब आप जितना क्वालिटी टाइम बच्चे से बिताएंगे, उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे और उसकी ज्यादा निक पिक नहीं करेंगे, तो वो अपने मन में आने वाले सारे विचारों को बहुत ही स्पष्ट और बिना किसी लाभ लगाव के बताएगा। अपनी मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करेगा और आने वाले चैलेंजेस को भी बताएगा, और जो उसने फेस किए उनके बारे में खुल के आपसे बात करेगा। अगर आपने वो टाइम दिया नहीं, और अगर ये टाइम देना है अपने बच्चों के लिए, तो मुझे बताएं कि आप अगर ये टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप अपनी आने वाली जनरेशन को कैसे उस स्तर पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। आप जब उसके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन भी उसको बताएंगे, आप उस बच्चे की बातों को भी सुनेंगे, आप उसके लिए जो तय किए गए मानदंड भी आप बात करेंगे, आप उसको प्यार करेंगे, आप उसके रिवार्ड्स बनाएंगे। ये सारी चीजें आप उसको देखते रहेंगे, तो फिर जब देखेंगे कि बच्चा आपसे इतना खुल गया है, घुल मिल गया है, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन को प्रायोरिटी में रखेगा। ये भी सही है कि हर बच्चा एक यूनिक होता है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, और उसमें अपनी स्ट्रेंथ होती है। मैं यहाँ पर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे में भी कोई यूनिकनेस है, आप उसे पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो म्यूजिक में बहुत अच्छा हो सकता है कि वो पेंटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है कि उसके स्पीच देने में बहुत अच्छा हो सकता है उसकी मैथमेटिकल स्किल अच्छी हो। एक साइकोलॉजिस्ट ने 9 इंटेलिजेंस बताए हैं जो बच्चों में हो सकते हैं, और इन 9 इंटेलिजेंस में से कुछ इंटेलिजेंस बड़े हैवी होते हैं किसी बच्चे में, और वो उसी को लेकर के अपने जीवन को चलाता है। तो हमें उसकी वो यूनिकनेस को पहचानने की आवश्यकता है। अगर वो है तो उसे प्रमोट कैसे किया जाए वो अपन देखें। मैं यहाँ पर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने टीचर से, क्लास टीचर से उस यूनिकनेस के बारे में बात करें। टीचर हो सकता है कि स्कूल में आपको उस दिशा में बच्चों को ले जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। कुछ नियमों को आप बनाएं जो उसे फॉलो करना है, और उनकी मॉनिटरिंग भी करना है, और उसे ये क्लियर करें कि ये रूल्स क्यों है। बच्चे को पता होना चाहिए पर्पस ऑफ द सिस्टम, जो हम बता रहे हैं वो पर्पस ऑफ सिस्टम उसके सामने क्लियर होना चाहिए। और होता क्या है कि फादर बड़े कंजूस होते हैं इस मामले में, अपने प्यार को अपने बच्चों के सामने बताने में। तो
खुल के बच्चे से कहें कि आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, क्या बुराई है इसमें? वो इस शब्द को सुनने के लिए तरस रहा है, उसे वो विश्वास में लेना है, तो कहीं कोई बुराई नहीं है। आप अपने बच्चों से कहें खुलकर अपने मन, क्योंकि आप करते हैं, कोई भी फादर या कोई भी मदर अपने बच्चों को प्यार नहीं करती। ये बात तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं बोलकर ही बुरा बन रहा हूं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम वो बच्चों के सामने बोल नहीं पा रहे। चाहे बच्चा आपका 10 साल का है, चाहे 5 साल का है, चाहे 15 साल का है, चाहे 17 साल का है, क्या बुराई है अगर हम उससे अपना प्यार खुल के शेयर करें? आप देखिए, जिंदगी में हर एक चीज उससे दुगने रूप में वापस अपने पास आती है, ये एक प्रकृति का नियम है। तो आप जितना प्यार दिखाएंगे, आपको उतना प्यार उनसे देखने को मिलेगा। तो प्लीज ओपनली कम्युनिकेट योर लव टू योर चिल्ड्रन। और पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं, आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य आपका बच्चा देख रहा है और वो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप उसके लिए रोल मॉडल हैं, उसके जीवन के पहले हीरो आप हैं। तो पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों को मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि आपके बच्चे इस स्कूल में चमत्कार कर रहे हैं, मिरेकल कर रहे हैं, जो आप आकर देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा 14 नवंबर को, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चों ने यहाँ पर रोबोट्स की अपरंपार भीड़ लगा दी। लगभग में ऐसा किसी स्कूल में आज तक मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है कि एमपी तो क्या, अगर कोई टेक्निकल कॉलेज या स्कूल को छोड़ दिया जाए तो सारे भारत में भी इतनी बड़ी संख्या में रोबोट्स बच्चों ने बनाए हो, शायद अभी सुनने में नहीं आया। तो आप लोग सभी इसके बधाई के पात्र हैं। लगभग 50 से ऊपर हमारे पास रोबोट्स यहाँ पर बने हुए थे और लगभग 12 से 15 प्लेन्स हवा में उड़ रहे थे। एक शानदार चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन यहाँ पर हुआ और इसमें निश्चित तौर पर आप सभी पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, आपका सबका विश्वास है। जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने बच्चों को हमारे साथ दिया है वो इसमें दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो रोल मॉडलिंग आप कर रहे हैं, जो आप कंसिस्टेंट डिसिप्लिन बच्चों में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बनी रहे। आपका और टीचर्स का साथ बहुत अच्छे से बना रहे। मैंने इसलिए मीटिंग्स वर्चुअल लेना शुरू की है कि हम आकर के सिर्फ टीचर से मिले, क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपके अपने टीचर के पास है। मैं एक और बात कहूंगा कि एक समय दिन में ऐसा होना चाहिए जब सारे परिवार के सदस्य एक साथ बैठे हुए और बिना किसी विवाद के, सिंपली बिना किसी एजेंडा के आप लोग बात कर रहे हैं। इससे आपके बीच की बॉन्डिंग बढ़ेगी। और दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है, फैमिली वैल्यूज इनकलकेट अपने आप होना शुरू हो जाएगी। जब दादाजी कुछ बात कर रहे हैं, कभी दादी बात कर रही है, कभी अंकल बात कर रहे हैं, कभी आंटी बात कर रही है, कभी पापा, कभी मम्मी, कभी भाई बहन, और एक प्रकार का जो माहौल बनेगा वो एक फैमिली वैल्यू क्रिएट करेगा। हम एक ऐसे संसार में अब आने लगे हैं जहां पर न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। बच्चे फैमिली वैल्यूज भूल रहे हैं, मदर और फादर दोनों काम पर जा रहे हैं, जब वो घर पहुंचते हैं तो कोई नहीं होते, ताला खोल के वो खुद ही टीवी या मोबाइल चालू करके बैठ जाते हैं। मैं निमाड़ क्षेत्र के पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से 60 से 70% बच्चों के संयुक्त परिवार हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो बताते हैं कि हमारे दादाजी ऐसा बोलते हैं, हमारी दादी ऐसा बोलती है। यहाँ पर यह भी बता देना आवश्यक है कि कहीं तो पेरेंट्स को मैं आज तक नहीं मिला हूं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ही आके मुझसे डील करते रहे। तो ये वैल्यूज उनमें बनी रहे। और ग्रैंड पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पेरेंट्स की बच्चों की रेयरिंग में इंटरफेयर नहीं करें, क्योंकि आप उस परिस्थिति में बच्चे को कुछ और तरीके से देख रहे हैं और आपका बच्चा और आपका बच्चा जो है, जो अपने बच्चे को यानी कि उसका बच्चे का फादर, चाइल्ड के पिताजी कुछ और तरीके से देख रहे हैं। तो माय कंसर्न इज कि आप एक साथ मिले और सभी एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ है, क्योंकि आप अपनी जनरेशन, और इसके लिए कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्या फैमिली यूनियन दिन में एक बार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए रिलैक्सिंग टाइम होगा और हर एक व्यक्ति के लिए ये समय स्ट्रेस बूस्टर के रूप में काम करेगा, स्ट्रेस बस्टर के रूप में काम करेगा।
तो आप देखिए ये बच्चों के अंदर आएगा, क्रिएट अ हेल्दी इन्वायरमेंट एट होम। मैं लास्ट और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ आपको देने जा रहा हूँ। माननीय पालकगण, हम लोगों ने इस फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के बाद सेकेंड टर्म की शुरुआत में एक रीडिंग ड्राइव शुरू की थी, और मैं आप लोगों को बड़े ही प्राउड के साथ बताता हूँ कि हमारी ये ड्राइव लगभग 80 से 90% तक सक्सेसफुल हो चुकी है। स्टूडेंट्स प्राइमरी में, मिडिल में जो 2 साल की लगातार कमियां थी, जो लॉकडाउन के दौरान बच्चों की रीडिंग हैबिट खत्म हो चुकी थी, उस पर सक्सेसफुल काम किया है, और अब मैक्सिमम बच्चे पढ़ना ही नहीं, साथ में समझ रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बड़ी ड्राइव खत्म हुई है, चिल्ड्रन डे का एक बड़ा सेलिब्रेशन खत्म हुआ है, और सामने अभी कुछ दिनों के बाद ही आपके सामने एनुअल फंक्शन आने वाला है, जिसमें हम आप सब एक बार फिर से मिलेंगे आपके अपने बच्चों को स्टेज पर देखने के लिए, जिनकी फिर से एक मैं बात कहूंगा, वो जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बच्चे दिखाना चाहते हैं, वो जो अपनी स्किल आपको दिखाना चाहते हैं, वो सब दिखाने के लिए तैयार स्टेज पर मौजूद होंगे। माननीय पालकगण, दिसंबर महीने से 2 महीने के लिए एक स्पेशल ड्राइव स्कूल शुरू कर रहा है, जिसमें आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस ड्राइव के अंदर टीचर्स के साथ साथ आपका सपोर्ट अमूल्य और अपरिहार्य है। इसको आप अलग करके नहीं देख सकते। वो है वैल्यू इनकलकेशन ड्राइव, जो हम VID के नाम से बोलेंगे। ये ड्राइव जिसमें हम क्या देखेंगे कि बच्चा घर पर रिस्पेक्ट कर रहा है एल्डर्स का, नहीं, ओबीडियंस है या नहीं, पंक्चुअलिटी है या नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट, पीयर मैनेजमेंट और लैंग्वेज। इसके लिए आपके पास एक शीट या तो ऑनलाइन आएगी गूगल फॉर्म के रूप में, या हार्ड कॉपी के रूप में आएगी। ये एरिया टू एरिया डिफर करेगी। जहां पर उन्हें हार्ड कॉपी में आपका रिस्पांस चाहिए, वो हार्ड कॉपी में लेंगे। जहां वो लग रहा है कि आप इजीली गूगल फॉर्म के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, वहां पर गूगल फॉर्म आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। आपको उस फॉर्म को भर के वीकली या फोर्टनाइटली स्कूल को भेजना होगा। इसमें आप ये देखेंगे कि सुबह उठकर बच्चा और शाम को सोने के पहले तक, इस दौरान जितने भी आवर्स वो घर में रहता है, क्या उस दौरान उसने किसी से डिसरिस्पेक्टफुल होकर बात की है, किसी के डिसोबे किया है, या वो अपना काम समय पे नहीं कर पा रहा है या नहीं करने की कोशिश कर रहा है, सुबह चल तैयार स्कूल के लिए समय पे नहीं हो रहा है, होमवर्क समय पे नहीं कर रहा है, काम को आगे टाले जा रहा है, या लगातार कर रहा है। अच्छा, खुद के सामान लाके बैग फेंकना, शूज, यूनिफॉर्म, ये प्रॉपर मैनेज कर रहा है कि नहीं, खुद अपने आप के काम करना शुरू किए हैं कि नहीं, अपने बिस्तर से उठने के बाद अपने जो बस्तर का कवर है उसे घड़ी करके रख रहा है या नहीं। ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने शू पॉलिश कर रहा है कि नहीं, वो अपने शर्ट और ट्राउजर को प्रॉपर तरीके से घड़ी करके रख रहा है या नहीं। ये सब सेल्फ मैनेजमेंट में आते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट में आते हैं। जब ये आप हमें बताएंगे, हम आपके पास एक पेपर के रूप में या फॉर्म के रूप में आप सूचना भेजेंगे। पीयर मैनेजमेंट, माय डियर पेरेंट्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, बच्चे जिस संगत में रहेंगे वही उनकी पर्सनालिटी में सामने निकल के आएगा। इसलिए आप लोगों को यह भी देखना है कि उसके फ्रेंड्स किस स्कूल के हैं, उसके फ्रेंड्स किस लेवल के हैं, और वो किन लोगों के साथ में अधिक समय बिता रहा है, जिनके साथ निश्चित तौर पे हम सोशल एनिमल हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों को एकदम अलूफ कर दिया जाए, नहीं, उसे सोशल होना होगा, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करना होगा। अब वो किनके साथ रहता है वो आप देखेंगे, और उसके जो सवाल या क्वेश्चंस रहेंगे उस शीट के अंदर, उनका आपको एप्रोप्रिएट आंसर देना है। लास्ट है लैंग्वेज। बच्चे की लैंग्वेज कैसी है, वो घर पर रिस्पेक्टफुल हम्बल लैंग्वेज बोलता है, या हमेशा एक इरिटेटिंग वे में आपसे बात करता है, या वो अथॉरिटेटिव बात करता है। ये लैंग्वेज के वेज भी आपको उसमें बताने होंगे। ये सारी चीजें आने वाले समय में हम आपके पास पहुंचाएंगे। मेरा जो आपसे निवेदन है, यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण
बात मैं बताने जा रहा हूँ कि हम जो भी काम कर रहे हैं श्री कवरधारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में, वो सब बच्चों की पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए किए जा रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप ये समझेंगे और समझने के साथ साथ इन सब चीजों को आप आत्मसात करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये सब जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं, मेरा एक मिशन है कि श्री कवरधारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के पेरेंट्स, बल्कि वो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वे सभी एक अच्छे पेरेंट हो, गुड पेरेंट बने और सोसाइटी के अंदर एक अच्छी जनरेशन सामने खड़ी हो। आप लोगों ने पूरे धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट हो गए?